So now the next topic is the Jouren's formula. It's a very important derivation and consider it 100% to be coming in any exam. मतलब एनी एग्ज़ाम का मतलब चाहे कोई भी स्कूल हो, ये हमेशा पेपर में दिया ही जाता है. इसको इस तरीके से बोलते हैं दूसरे नाम से भी. नॉर्मली इतना फेमस नहीं है नाम ज्यूरेंस फार्मूला. वी ऑल्सो कॉल इट कैपिलरी राइज. Now what happens? Let's understand what is a capillary. सबसे पहले कैपिलरी समझते हैं क्या होता है. देखिए कैपिलरी जो वर्ड है इट हैज़ कम फ्रॉम अ वर्ड कैपिलस which means hair. Okay, and it's a Latin word. So capillary word has come from a Latin word. Okay, word called capillus, which means हेयर. इसका मतलब हुआ कैपिलरी हुआ क्या, एक तरह से अ ट्यूब ऑफ अ वेरी फाइन बोर. वेरी फाइन बोर. यहाँ बोर का मतलब बोर करना नहीं होता है. बोर मीन्स डायामीटर. इंजीनियरिंग या साइंस की स्टूडेंट डायामीटर नहीं बोलते, बोर ही बोल देते हैं कभी कभी. तो अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड अ कैपिलरी. और कैपिलैरिटी या कैपिलरीराइज दोनों का मतलब होता है एक छोटे से पतले से ट्यूब में पानी का चढ़ जाना. सो सपोज वी हैव अ लिक्विड बेड. खूब सारा लिक्विड है इसमें और एक बहुत पतली सी हम कैपिलरी इसमें डाल देते हैं. मैं बड़ा करके दिखाऊंगा कि पूरे मैथमेटिक्स लगा दी है. पहले फिनोमेना बता दूं क्या होता है. जब बहुत पतली सी आप कैपिलरी इसमें डालते हो पानी में, व्हाट हैपन्स, लिक्विड राइजेज अप काफ़ी ऊपर तक. और इस हाइट को ही हम निकालना चाहते हैं कि कितनी हाइट तक राइज करेगा. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन दैट इट इज़ गेटिंग इट इज़ राइजिंग अप. इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज. पानी यहाँ से अंदर घुस जाता है और ऊपर चढ़ जाता है. ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि पास्कल का लॉ ये कहता है सब लेवल सेम रहेंगी. लेकिन इसमें ये तभी पॉसिबल है जब ट्यूब बहुत पतला हो, तभी सरफेस टेंशन का कोई रोल प्ले करेगी. मोटे ट्यूब में नहीं होता ये. तो पास्कल सही थे अपनी जगह, बिल्कुल सही थे, गलत नहीं थे. ये बहुत पतले ट्यूब में होता है. एमएम में जो जिनका एमएम में मिलीमीटर में जिनका डायमीटर होता है उनमें आपको ये दिखेगा होते हुए. हाँ, मिलीमीटर में डायमीटर होगा तभी दिखेगा आपको ये. सो लेट अस अंडरस्टैंड द फिजिक्स बिहाइंड इट कि ऐसा क्यों होता है. तो हम एक मोटा सा ट्यूब बना लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो. ये ना भूलें कि ट्यूब पतला ही है ना. बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट डेरिवेशन है ये, बहुत सिंपल. आपको हमेशा के लिए याद रहेगा ये. अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मेनिस्कस बना रहा हूँ पहले मैं ऐसा लिक्विड ले रहा हूँ जो कॉनकेव मेनिस्कस बनाता हूँ. अच्छा, आप बिल्कुल भी नहीं समझे कि पानी ऐसा हो जाता है क्योंकि हम 2D फिगर बनाते हैं ना, पता नहीं चलता. पानी पूरी पेरिफेरी पे पूरे ग्लास को टच कर रहा है. ध्यान रखें जहाँ पे लेवल है वहाँ तक. ओके, पूरे ग्लास को टच कर रहा है लेकिन अंदर से कटोरा बन जाता है खाली सा. दैट इज़ कॉल्ड मेनिस्कस. और ग्लास के सारे सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर अंदर के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाते हैं तो हम उसे बोलते हैं सरफेस टेंशन. इस दशा में तो जो मॉलिक्यूल जिस पे फोर्स लगा रहा है वो ग्लास पर फोर्स लगा रहा होता है. जिस मॉलिक्यूल पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ वो फिर ग्लास पर भी तो फोर्स लगा रहा है, वो ग्लास से चिपका हुआ है ना. ग्लास पे फोर्स लगाता है वो अंदर की तरफ. और न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से ग्लास उस मॉलिक्यूल पर अपना फोर्स लगाता है बाहर की तरफ. तो हम ये क्या बोलेंगे, इस एरो को बोलेंगे फोर्स बाय
ग्लास ऑन मॉलिक्यूल, हम ये बोलेंगे। और अंदर वाला फोर्स क्या है, ये है अंदर की तरफ जो ओवरऑल मिला के फोर्स है, क्योंकि ये तो सरफेस टेंशन है, ठीक है, और ये भी सरफेस टेंशन है। मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, सारा ऐड करके, ओवरऑल जो दोनों एरो हैं ये सारा ऐड करके जो फोर्स निकल रहा है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, दैट इज़ द फोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैं इसको भी फोर्स लिख रहा हूँ कंसिडरिंग कि सारे फोर्सेज ऐड हो रहे हैं, ठीक है। सो फोर्स ऑन ग्लास बाय द मॉलिक्यूल, वो जो मॉलिक्यूल बाय द मॉलिक्यूल्स, तो वो जो मॉलिक्यूल्स ग्लास को टच कर रहे हैं, यहाँ भी टच कर रहे हैं, यहाँ भी टच कर रहे हैं, यहाँ इस पूरे सर्कुलर रीजन में मॉलिक्यूल्स ग्लास को टच कर रहे हैं, अंदर से गड्ढा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो ये सारा फोर्स मिलाकर बराबर है। अब दोनों बराबर हैं, ये एक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स है। आप किसी को कुछ भी एक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। पर अब सुनो पॉइंट क्या है, ये पानी है, ये लिक्विड है, ये ग्लास पर फोर्स लगा रहा है, तो ये ग्लास को सिकुड़ देगा क्या? ग्लास को तो मूव नहीं करा पाएगा, ये ग्लास को अपनी तरफ तो खींच नहीं लेगा। पर एट द सेम टाइम इवन तो दोनों फोर्सेस बराबर है, पर ग्लास जब लिक्विड पर पानी लगाता है तो लिक्विड रेजिस्ट नहीं कर पाता, लिक्विड रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट होगा इधर। तो अगर हम सरफेस टेंशन यहाँ पे टी लगाते हो तो यहाँ भी टी लगा लो, हालांकि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ये सरफेस टेंशन नहीं है, सरफेस टेंशन के बराबर का फोर्स है, लेकिन अभी हम टी ही यूज़ कर लेते हैं। सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा, एंगल होता है, सिंबल होता है। अभी देखिए ये एंगल थीटा है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल थीटा हो गया, यस और नो। तो ये वाला हो गया टी कॉस थीटा, और ऐसे ये वाला भी हो गया टी कॉस थीटा। इस तरीके से बहुत सारे टी कॉस थीटा हैं, मैं सारे मार्क कर देता हूँ। पूरी पेरीफ्री पर ये भी टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। इस पूरे सर्कुलर रीजन में हर जगह ऊपर की तरफ, क्योंकि ग्लास पे टच कर रहे हैं वो, टी कॉस थीटा है, सारे के सारे गोल गोल ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा है। सो द फोर्स on liquid in upward direction F is equals to t cos theta over the length 2 pi r। अगर हम इसका रेडियस r मान के चलें तो, ठीक है। तो ये तो हो गया फोर्स। ड्यू टू दिस फोर्स द लिक्विड लेवल राइजेज अप, लिक्विड लेवल राइजेस अप। कब तक? तो इसे राइज कराते हैं। लो भाई, इसने फोर्स ने राइज कराया, कब तक कराया? जब तक कि जो लिक्विड का अपना वेट है वो इस फोर्स को बैलेंस ना कर ले, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ, अब ये इसको बैलेंस करने लायक फोर्स, अब लिक्विड के वेट में इतनी दम आ गई है, जब तक जितना उठा सकता तो उठा लिया। अब लिक्विड के उठे हुए वेट में इतनी दम आ गई है कि वो उस फोर्स को बैलेंस कर पा रहा है, डब्ल्यू। ड्यू टू दिस फोर्स द लिक्विड राइजेज अप एंड when weight of liquid below meniscus balances the force F equals to t cos theta into 2 pi r, the rising of liquid stops, liquid stops। So for equilibrium condition में, for equilibrium condition क्या लिख सकते हैं कि आपका जो t cos थीटा है इंटू 2 पाई आर, ऊपर का फोर्स इज mg। वह mg क्या है? वेट ऑफ लिक्विड बिलो मेनिस्कस, ठीक। तो सिंपल सा मैंने बताया आपको कि पानी ग्लास पर फोर्स लगा रहा है, ग्लास पानी पर लगाता है, पानी ग्लास को अपनी तरफ नहीं खींच सकता, रिजिड बॉडी है, पर उसी फोर्स का एक कंपोनेंट जो है
वो पानी को ऊपर खींच सकता है और तब तक खींचता रहेगा जब तक पानी इकट्ठा ना हो जाए कि ये वेट जो पानी का है मेनिस्कस के नीचे का वो इस फोर्स को बैलेंस ना कर ले। और ये फोर्स क्या है? टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। सिंपल। वे आर इज द रेडियस ऑफ द बोर। अब इसको हम बराबर कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट। तो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एम जी। ओके, नाउ इतना आसान भी नहीं होता है एम निकालना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। अभी हमें सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी तो पता है 1000 होती है, या कोई भी लिक्विड होगा उसकी पता होगी। तो अब हम निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम। जितना भी पानी ऊपर चढ़ा है उसका वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालें देखिए ध्यान से। ये हमारा कैपिलरी था, ये लीजिए, ये हमारा कैपिलरी हो गया। इतने हिस्से में पानी है, ऊपर चढ़ गया है। तो देखिए जहाँ पे ये हेमिस्फीयर शुरू ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आप ऐसे खींच लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाइट h। ठीक है, और यहाँ तक हम हेमिस्फीयर अज्यूम कर रहे हैं, होता नहीं है स्फेरिकल, पर मान लेते हैं। ये मान लिया रेडियस इसका r, ये भी हमने रेडियस मान लिया और ये भी हमने r मान लिया। ठीक है, तो अब हम इस इतने पोर्शन का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। और ध्यान रखें पानी यहाँ पे भी है, ये भी निकालना चाहते हैं। कैसे निकालें? इट विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h। पहली बात तो ये हो गई, ऑफ हाइट h। ये पूरा हमने यहाँ तक का काउंट कर लिया। अब इसमें हम प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट r माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। ये सब चीज़ें करनी पड़े। क्यों? जब आप पूरा इतना ले लेते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h, ये पोर्शन ले लिया, उसमें ये जोड़ा हमने, ये पोर्शन जोड़ के ये कटोरा हटा दिया, वही तो कर रहा हूँ मैं। तो ये वाला पानी भी ऐड हो जाएगा ना, ये सुनो। तो कितना वॉल्यूम आ गया? πr² h, पहला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट r, तो πr² इंटू r, हाइट r बोला है ना, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, 2/3 πr³। कितना आ गया? πr² h प्लस πr³ माइनस 2/3 πr³। सो वॉल्यूम हो जाएगा πr² h प्लस π/3 हो जाएगा, हाँ π/3 r³। ये हमारा फाइनल वॉल्यूम आ गया। अब वहाँ रख लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। ऊपर का फोर्स टी कॉस थीटा इंटू 2 πr अपवर्ड्स इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड, दैट वाज mg, है ना, इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। तो वॉल्यूम भी हमारा निकल चुका है। सो 2t कॉस थीटा इंटू πr इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऐसी रहने दो। और वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम था πr² h प्लस πr³/3। ये वॉल्यूम था इंटू जी। ये वॉल्यूम निकाला था हमने। अब जो जो कट सकता है वो काट दीजिए। तो इसलिए पाई हटाओ, पाई कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव 2t cos थीटा इंटू r इज इक्वल्स टू ρr², अंदर ब्रैकेट में h प्लस r/3 इंटू जी। दिस इज गॉन, जी तो नीचे एक r आ जाएगा। ओके, एंड हमें तो h निकालना है, ध्यान रखें इस बात का। तो वी हैव 2t cos थीटा अपॉन r g
और ये रो भी नीचे आएगा, रो आर जी। ओके, सो वी लेफ्ट विथ जस्ट एच प्लस आर बाई थ्री। तो नॉर्मली आर बाई थ्री को निगलेक्ट कर दिया जाता है, ज़ीरो मान लेता है, क्योंकि आर ऑलरेडी बहुत कम होता है क्योंकि कैपिलस है ये। फिर भी लेने को ले सकते हैं। द फॉर्मूला इज 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी माइनस आर बाई थ्री। सो दैट इज़ द हाइट ऑफ द लिक्विड विच राइजेज इन द ट्यूब। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है, एच इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी से ही काम चला लिया जाता है 99%। इस आर बाई थ्री को यूज़ नहीं करते हैं, ये बहुत कम होता है। तो 2t cos थीटा बाय आर रो जी ही सही आंसर है फॉर द लेवल ऑफ लिक्विड टू राइज। अब देखिए, इसको हम आसानी से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे आसानी से? देखो, बहुत सिंपली भी कर सकते थे। मैं पूरे मेथड चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बात कर रहा हूँ कि अगर हम ये मान लें कि ये जो डिप्रेशन हुआ है, ये मेनिस्कस बना है, ये जो मेनिस्कस है, इसका वॉल्यूम नहीं लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ मेनिस्कस जो हम माइनस कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस पोर्शन जो भी है, पोर्शन कैन बी निगलेक्टेड, कैन बी निगलेक्टेड। ऐसे में झंझट नहीं है, यहीं तक हाइट लो, आंसर आ जाएगा, बस ख़त्म। उस पोर्शन को झंझट छोड़ना ही नहीं है। फिर तो सिंपली 2t cos थीटा इंटू पाई आर विल बी इक्वल टू दिस हाइट का वेट। ओके, ये हाइट का वेट कैसे निकलेगा? मास इंटू ग्रेविटी और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। सो 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। ख़त्म कहानी, तुरंत सॉल्व हो गया। पाई आर से पाई आर गया तो 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। ये देखो, आपका कैपिलैरिटी फॉर्मूला आ गया, 2t cos थीटा बाय आर रो जी। That is how you define. You can also derive like this, but you just need to write it. I am neglecting r, neglecting very small value of radius of bore